प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अलंकार के कुछ उदाहरण करते हैं। इससे पहले भी हमने किया है, जो पहले कर चुके हैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है आप भी कोशिश कीजिएगा बताने के लिए। धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण धरा, सिंधु नभ कापे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, यमक, उपमा और रूपक। इनमें से हमें बताना है। ठीक है, देखो इसमें धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण धरा, सिंधु नभ कापे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पे आप अगर ज्यों को देखोगे तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है बेटा। यहाँ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही उसने धनुष उठाया और उस पे बाण चढ़ाया, तो बाण चढ़ाने मात्र से, धनुष उठाने मात्र से क्या हो गया? धरा, सिंधु नभ कांप उठे, अचानक कांपने लगे वो, और विकल हुए जीवों के प्राण, संसार के, सृष्टि के सभी प्राणों के, जीवों के जो प्राण है वो क्या हो गए? परेशान हो गए, विकल हो गए, बेचैन हो गए। तो क्या किसी के धनुष उठाने मात्र से ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बात को क्या बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए लोक सीमा से परे की बात कही गई है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ कौन सा अलंकार है? विकल्प है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है और रूपक है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? बेटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण की या व्यंजन की। ठीक है, शब्द नहीं कह सकते आप। अगला उदाहरण है, आप भी कोशिश कीजिएगा, गलत हो जाएगा कोई नहीं। वैसे मुझे पता है कि आप अच्छा ही बताओगे, सही बताओगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने विकल्प का चयन करें। माला फेरत जुग बहा, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छी पंक्ति है। माला फेरत जुग बहा, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ मन का बार बार आ रहा है। इस मन का शब्द के क्या है? आवर्ती है। मन का शब्द की आवर्ती हुई है, और जहाँ एक शब्द की आवर्ती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है। लेकिन कैसे है वो भी हमें जानना है ना। तो क्या करोगे? माला फेर जुग भया, मिटा न मन का फेर। यहाँ इस मन का अर्थ है मन से संबंधित। की माला फेरते फेरते क्या हो गया? जुग भया, एक संसार मतलब एक जीवन बीत गया, और लेकिन मन का फेर नहीं फिरा। कर का मन का डारे। किस मन का अर्थ है? माला के जो मोती, माला के जो मोती हाथ में माला लेते हैं और मोतियों को आगे बढ़ाते हुए हम नाम जप करते हैं ना, तो उस माला के लिए, माला के मोती है, तो उसके लिए आया है मन का फेर। जो मन रूपी मोतियों की माला को फेर। तो दो अर्थ हो गए मन का। एक तो क्या है ये, मतलब मन से संबंधित। दूसरा क्या है? मोती। ठीक है, माला के मोती। तो यहाँ पे दो अर्थ हो गए मन का के, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ठीक है, मैं थोड़ा खोल के बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। यहाँ बाल कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहा है कि मैं तो क्या करूँगा? चांद रूपी खिलौना ही लूँगा। तो मैंने बता दिया है कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। चंद्र खिलौना, यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। चांद को क्या बता दिया? खिलौना बता दिया। उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। चांद क्या है? उपमान है, और खिलौना क्या है? उपमेय है। चलिए आगे बढ़े। तब तक आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो, और पहले से बने हुए हैं तो प्यारी प्यारी कमेंट कर दीजिएगा। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, मानविकर्ण है, उपमा है या फिर रूपक है? उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ कौन सा अलंकार है?
देखिए जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पे बेटा दो अलंकार, उपमा भी है, सी आ गया है तो क्या करोगे उपमा अलंकार, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार कैसे है कि उषा को क्या बता दिया, नायिका बता दिया है कि सुनहरे तीर बरसाती हुई उदय हो गई है, आ गई है, तो यहाँ पे उपमा भी है और मानवीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पंक्ति आपके सामने स्क्रीन पे है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती में। कौन सा अलंकार अतिशयोक्ति है, यमक है, उपमा है, रूपक है, कौन सा है? तो देखिए बेटा यहाँ पे चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, चंद्रिका पर्व में जैसे, जैसे आ गया है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उपमा। उपमा कैसे होगा पता है ना, उपमा वहाँ होता है जब जैसे या जैसा आता है लेकिन संज्ञा के साथ आता है तब होता है उपमा, या संज्ञा के साथ में नहीं आया है तो उपमा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन यहाँ इस विकल्प में नहीं है तो आप क्या करोगे, उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है या फिर यमक है या उपमा है या फिर रूपक है, कौन सा है? वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर, क्या चंद्रिका क्या होती है, चांदनी, चादर जो हम चादर ओढ़ते हैं। तो क्या बता दिया है, उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है, जो वन है उसने शरद रूपी चंद्रिका की चादर को ओढ़ लिया है। तो यहाँ क्या होगा, शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप इसलिए क्या हो गया है, रूपक अलंकार हो गया है। अगली पंक्ति बहुत ही सुंदर है और आप समझ जाओगे, तुरंत बता दो कि जल्दी से बताइएगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही साकेत। अयोध्या के लिए कहा गया है कि साकेत यही नगरी है जो स्वर्ग से मिलने जा रही है। क्या कोई नगरी इतनी ऊंची हो सकती है, क्या कोई नगरी स्वयं चलकर स्वर्ग से मिलने जा सकती है, नहीं जा सकती। क्या क्या लोक सीमा से परे की बात कही, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है और जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वह क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। दुखी है जीवन तरु के मूल, बिल्कुल आसान है, समझ जाओगे। कौन सा अनुप्रास नहीं हो सकता, यमक भी नहीं हो सकता, उपमा नहीं हो सकता, क्या होगा, रूपक अलंकार। कैसे होगा, जीवन तरु, दुख है जीवन तरु के मूल। जीवन आप समझते हो क्या होता है, तरु क्या होता है, पेड़, दुख ही जीवन तरु, जीवन रूपी वृक्ष की मूल है, मतलब जड़ है। तो दुख है वो जीवन रूपी वृक्ष के जड़ है। ठीक है, तो क्या जीवन तरु में क्या हो गया है, रूपक अलंकार। आगे देखते हैं क्या है, इस पंक्ति को आप पढ़िएगा। कलिकासी, कलिकासी कल की कलेऊ देती काल को, कौन सा अलंकार है, कलिकासी कल की कलेऊ देती काल को। दो अलंकार है, दोनों के नाम बता दीजिएगा। विकल्प में तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दो अलंकार हैं। दो कौन से अलंकार है आप बताइएगा, जल्दी कीजिएगा, मैं इसके लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। यहाँ क्या है, कलिकासी कल की कलेऊ देती काल को, मैं इसका अर्थ बताती हूँ, तब तक आप आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। ये जो शिवाजी है ना, महाराजा शिवाजी, उसकी तलवार के विषय में कहा गया है। शिवाजी की तलवार है वो किलकारी भरती हुई महाकाली के समान शत्रुओं को मार काट कर रही है। महाकाल को, यमराज को भोग लगाने के लिए प्रस्तुत कर देती है, और शिवाजी की जो तलवार है उससे बचना असंभव है। उस तलवार के लिए ये जो पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अलंकार कौन सा होगा, कैवर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार तो है ही। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी है। कली का सी किल की, यहाँ पे सी आ गया है तो उपमा अलंकार भी है। अनुप्रास और उपमा दोनों ही अलंकार है। कौन सा विकल्प में आपके आता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों अलंकार है। देखिए, जब हम काव्य रचना पढ़ते हैं किसी कवि की, तो उसमें लगभग अनुप्रास अलंकार तो हर पंक्ति में हो ही जाता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से हैं,
वर्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, उनमें से कोई ना कोई अलंकार हर पंक्ति में आ जाता है। तो बाकी जो मेन अलंकार है वो देखना होता है। यहाँ पे अनुप्रास तो है ही, साथ में उपमा अलंकार भी है। प्रश्न नंबर 20 पे आगे है, ये है कही कवि बेनी, बेनी बयान की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ये बताना है। अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है। तो बेटा यहाँ पे बेनी, बेनी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। और बयाल, बेनी बेनी बयाल, देखो व्यावरण की आवृत्ति थी और अनुप्रास तो होगा ही, लेकिन मैंने बताया था ना कि हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाता है, लेकिन जो मुख्य अलंकार वो कौन सा है, बेनी बेनी। बेनी बेनी 2 बार आया है, तो दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। जो पहला बेनी है वो कवि बेनी, बेनी कौन कवि है, राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेनीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए राम वृक्ष को राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। तो दूसरा बेनी, इस बेनी का अर्थ है चोटी। चोटी किसकी, सांप की। कह रहे कि जो नायिका है ना उसकी चोटी तो वैसे बालों की होती है, लेकिन जो नायिका के जो बाल हैं वो इतने लंबे लंबे हैं कि उसने सांप की चोटी को चुरा लिया। सांप की जो ब्याल है, ब्याल क्या होता है, सांप, उसकी चोटी को चुरा लिया है। मतलब नायिका के बाल सांप की पूंछ जितने लंबे हैं। तो यहाँ पे बेनी के 2 अर्थ हैं, पहला बेनी कवि है और दूसरा क्या है, चोटी। तो यहाँ पे क्या अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सभी अलंकार आपको समझ में आ रहे होंगे। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल, क्रम में शैप्रीत। कौन सा अलंकार, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा। विमल में क्या है वह है, वाणी में क्या है वह, वीणा में क्या है वह, कमल में क्या है क्या, कोमल में क्या है क्या, क्रम में क्या है क्या। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। वह और क्या इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा हुआ, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए अगला है, बहुत अच्छा है। ये देखिए अरविंद, अरविंद शिशु वृंद, अरविंद से आएगा बीच में पंक्ति में बेटा, कुछ छूटा हुआ है, या अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें कौन सा अलंकार, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है। देखिए ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद क्या होता है, कमल को कहते हैं, और से क्या है, वाचक शब्द है। सी सा सम सरिस के समान जैसा यदि संज्ञा के साथ आता है, ये वाचक शब्द आ जाते हैं, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा। अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यहाँ पे अरविंद से कमल के समान जो शिशु वृंद, शिशु का जो समूह है वो क्या है, सो रहा है, तो उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ क्या हो गया, उपमा अलंकार। अगला है आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, पायो गोपी पद पंकज पावन की रज। में कौन सा अलंकार है, तो इसमें बताइएगा, सोचिएगा फिर बताइएगा कौन सा अलंकार है इसमें। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज। में कौन सा अलंकार है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक। कैसे होगा, आवत जात, आते जाते समय, कुंज की गलियों में, कुंज यानी कि ब्रिज की गलियों में, रूप सुधा नित पीजे। रूप सुधा क्या है, जो रूप है, सुधा क्या होता है, अमृत, उसके सौंदर्य का पान। किसके सौंदर्य का पान, श्री कृष्ण के सौंदर्य का पान। मन कर रहा है कि आते जाते समय श्री कृष्ण की सुंदरता का, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करता रहूं। पद पंकज, यहाँ भी क्या है, पंकज कमल होता है, पद चरण होता है, कमल रूपी चरण, चरणों की धूल, ठीक है। गोपियां जो कहती हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं कि हम आते जाते समय श्री कृष्ण के जो कमल रूपी चरण हैं उनकी धूल को हम क्या करें, उसका स्पर्श करें, उसको छुएं और उसके रूप सुधा का, उसके रूप का, उसके सौंदर्य का पान करती रहें। तो यहाँ क्या होगा, रूप सुधा में और पद पंकज में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूप में रूपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार। अगला देखिए, कलियां दरवाजा खोल खोल सब झुरमट में मुस्कुराती, मुस्काती। कौन सा अलंकार है,
अनुप्रास, मानिकण, उपमा और रूपक। कलियां दरवाजा खोल खोल सब झुरमुट में मुस्कुराती। जो कलियां हैं वो दरवाजे को खोल खोल के झुंड में खड़ी होके मुस्कुरा रही है। तो क्या बेटा कलियां मुस्कुरा सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना किसका काम है? इंसानों का काम है। इसीलिए यहाँ कौन सा हो गया? मानविकरण। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए मानविकरण अलंकार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, कमेंट करते रहिएगा हौसला अफजाई के लिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है? रति रति शोभा सब रति के शरीर की कौन सा अलंकार है? देखिए बेटा यहाँ पे क्या आया है? रति रति, अगला भी क्या है? रति है। तो यहाँ पे रति रति शब्द की आवर्ती हो रही है, इसलिए शब्द की आवर्ती वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक। लेकिन अर्थ अलग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको। यहाँ इस रति रति का अर्थ है जरा जरा सा, यानी कि थोड़ा थोड़ा। और ये जो दूसरा जो रति है इसका अर्थ है रति कामदेव की। जो काम के देवता हैं उनकी पत्नी का नाम रति है। तो यह कामदेव की पत्नी रति के लिए रति आया। यह रति थोड़ा सा, जो नायिका है उसने थोड़ा थोड़ा करके रति के शरीर की सुंदरता को चुरा लिया, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं और अगला है जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। क्या कह रहा है? ऑप्शन विकल्प है, मानविकरण है, यमक है, उपमा है, रूपक है। इनमें से कौन सा होगा आप सोचिएगा, कमेंट करिएगा। तब तो मैं इस पंक्ति का अर्थ आपको बता दूं कि जो वनस्पतियां हैं वो जाग गई हैं, और जागते समय कोई भी इंसान जब जागता है थोड़ा अलसाया सा रहता है ना, तो अलसा गई इसलिए उसने क्या कर दिया? शीतल जल से अपना मुंह धोया। तो क्या वनस्पति जागती हैं? जागती तो हैं, लेकिन क्या वो अलसा के अपना मुंह धोती है? नहीं, क्योंकि ये मुंह धोना अलसाना किसका काम है? इंसानों का काम, मानवीय क्रियाएं हैं, इसलिए मानविकरण अलंकार। ठीक है, आगे बढ़े। पंक्ति दे रखी है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर उर क्या होता है? हृदय। सागर की हृदय पर जो लहरें हैं वो नाच नाच कर नृत्य कर करके मधुर गान करती हैं। कौन सा अलंकार होगा आप समझ गए होंगे। विकल्प आपके सामने है, अनुप्रास है, मानविकरण है, उपमा है, रूपक। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सी पंक्ति एक बार फिर से देख लीजिएगा। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो क्या सागर के हृदय पर लहरें नाच सकती हैं और मधुर गान गा सकती हैं? नहीं, नाचना किसका काम है? इंसानों का काम है। तो यहाँ भी क्या होगा? मानविकरण अलंकार होगा। ठीक है, नाच नाच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला है प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरे। अतिशयोक्ति है, यमक है, उपमा है और रूपक है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। भाग्य सागर, भाग्य सागर में कौन सा अलंकार छिपा हुआ है? कौन सा छिपा हुआ है? रूपक। क्यों? भाग्य रूपी सागर, भाग्य रूपी सागर। भाग्य को क्या बता दिया? सागर बता दिया है। तो यहाँ उप में उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए क्या हो गया? रूपक अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के आपको। मैं बरजी के बाहर तू इतकत लेती करोट, पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरोट। परी है गात खरोट। यहाँ पे यहाँ क्या है कि पंखुड़ी लगे गुलाब की नायिका इतनी कोमल है, नाजुक है कि उसको अगर गुलाब की पंखुड़ी लग जाती है तो परी है गात खरोट। गात शरीर, खरोट खरोच, उसके शरीर में भी क्या आ जाती है? खरोचें आ जाती हैं। कह रही है नायिका, एक सहेली दूसरी से कह रही है कि मैंने तुझे कितनी बार बरजा था, कितनी बार रोका था कि इधर करोट, इधर करवट मत लो, लेकिन तुमने यहाँ पे ले लिया। तो क्या होगा? गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर गई और उनकी गिरने मात्र से क्या हो गया? तुम्हारे शरीर को खरोच आ गई, खरोच आ गई, खरोच लग गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने मात्र से, लगने मात्र से किसी को खरोच आ सकती है? नहीं आ सकती। तो क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पंक्ति देखते हैं क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे है। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं।
चने के जो पौधे हैं उनका वर्णन किया है कवि ने बहुत ही सुंदर। इन पंक्तियों के माध्यम से चनों को क्या हिठलाते हुए दिखाया गया है, होली के जो गीत गाते हुए दिखाया गया है, जो घुंघरू उनकी जो टाट होती है, उनकी जो फलियाँ होती है, उसको बजते हुए ताल बजा के नाच गाना करते हुए दिखाया गया है। तो क्या ऐसा कर सकता है चना? नहीं कर सकता। तो क्या होगा? मानवीकरण। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास। अगला, अभी तक आपने कमेंट बहुत कम किए हैं, कर दीजिएगा। बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी में कौन सा अलंकार? बेटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, कौन सा अलंकार? विकल्प आपके सामने है। बहुरी बदन विधु, व्यावरण की आवर्ती हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। और इन पंक्तियों का आप अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई एक आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तुरंत आप उससे का सही उत्तर दे दो। अगला है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, में कौन सा अलंकार है? विकल्प मैं आपको दे देती हूँ और आपको बताना है इसका। अतिशयोक्ति है, यमक है, उपमा है, या फिर रूपक है। ठीक है, एक बार पंक्तियाँ फिर से पढ़ लीजिएगा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और फिर बताइएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ, कौन सा होगा? चारों विकल्प आपके सामने, इन चारों में से कौन सा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अपना सही उत्तर चयन। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा? बांधा था विधु कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन पंक्तियों में जो चांद का मुख है, चांद का मुख से जो काली जंजीरें हैं, काली जंजीरों का बालों से, ठीक है, और मणि वाले फनियों हैं उनका मोती भरी मांग से वर्णन किया गया है। तो इसलिए क्या हो गया है, यहाँ अतिशय पूर्ण वर्णन है, मतलब बात को लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति। चलिए अगला देखते हैं। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग बिकसे, संत सरोज सब हर्षे, लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है? फिर से पढ़िएगा। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग बिकसे, संत सरोज सब हर्षे, लोचन भृंग, यहाँ कौन सा अलंकार है? देखिए बेटा, यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास तो है ही, उदित उदय में यहाँ उ वर्ण की आवर्ती है, तो इसलिए संत सरोज में श वर्ण की आवर्ती। अनुप्रास तो है ही। अनुप्रास मैंने आपको बताया कि हर पंक्ति में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जो मुख्य अलंकार कौन सा है वो है रूपक अलंकार। कैसे है वो हम जानते। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग बिकसे, संत सरोज, संत रूपी सरोज, सरोज क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है, लोचन भृंग में भी क्या है? नेत्र रूपी भंवरे, भृंग क्या है? भंवरे। तो यहाँ भी लोचन भृंग में भी रूपक है, संत सरोज में भी रूपक है, और रघुवर बाल पतंग यहाँ भी क्या है? रूपक अलंकार। उप में रूपमान में अभेद्य आरोप है। और जो ये पंक्तियाँ हैं बेटा, आपको शायद कहीं इस तरह का वर्णन ना मिल पाए। ये तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस से, वहाँ से ली गई है। और इनकी जो व्याख्या है वो होगी, जो उद्याचल पर्वत है, उद्याचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए हैं। इन पंक्तियों का ये अर्थ है, रामचरितमानस से है और इनमें रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, देखिए सुदामा की दीनहीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, कौन सा अलंकार होगा?
बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हमने पढ़ लिए हैं। कौन सा होगा? सबसे पहले कौन बताता है ये मैं देखती हूँ। यमक अलंकार होगा। कैसे होगा? देखिए, सुदामा की दीन दशा करुणा, दीन दशा में तो अनुप्रास है, कैवर्ण की आवर्ती है, दैवर्ण की आवर्ती, करुणा करी के करुणा, यहाँ भी कैवर्ण की आवर्ती अनुप्रास तो है ही, लेकिन एक और अलंकार है। वो कौन सा है? यमक है। कैसे है? करुणा, किसी पर दया दिखाना। करुणा निधि, करुणा निधि कौन है? श्री रामचंद्र जी। तो यहाँ पे दया दिखाना और श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। ठीक है, अगला और आज की इस कड़ी का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रतिभट कटक कटीले केत काटी काटी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कटक कटीले केते काटी काटी में कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास भी है और साथ में यमक भी है। काटी काटी क्या हो गया है? यमक और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में अगले उदाहरणों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप बने रहेगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर।